नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास 11th का पहली बुक का अकार्बनिक रसायन का तीसरा लेसन, जिस लेसन का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्म में आवर्तिता। हमारे पहले लेसन और दूसरे लेसन ये पूरे हो चुके हैं, जो कि आपको मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। उसमें लेसन का नाम बाकायदे लिखा है। आप जितनी भी लेक्चर आ रहे हैं वो लेक्चर सीरियल से हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस प्रकार सारे सीरियल से हैं। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हैं तो वो पीछे की भी वीडियो जो है, जो आपको लेसन 1 और लेसन 2 की जो भी वीडियो है उनको भी धीरे धीरे आप प्रॉपरली पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। तो बच्चों, आज जो हमारा लेसन है वो तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तथा साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी पीरियडिसिटी देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों, आवर्त सारणी जो बन रही है, जो बन चुकी है हमारे पास, जो आज हम आधुनिक पीरियोडिक टेबल देखते हैं, वो बनी है। उससे पहले क्या क्या प्रयोजन हुए होंगे, तब जाकर आज हमारे पास इतनी अच्छी सुव्यवस्थित आवर्त सारणी बनी है। तो बच्चों, पहले क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं पहले आपको एक समझाने की कोशिश करूँ। बच्चों, जैसा आप ये देखें कि मान लीजिए एक लड़का है, उस आपको लड़के दे दिए गए। जैसे आप एक वैज्ञानिक हैं, आप खड़े हैं, आपको दे दिया गया लड़कों का एक लड़का दे दिया गया कि भाई लड़कों का अध्ययन करो। तो आप क्या करोगे? कोई वर्गीकरण नहीं करना है। उस लड़के को लिए, उस लड़के का अध्ययन किए, भाई उसके पूरे गुणों के बारे में अध्ययन किए, सब कुछ कर लिए। लेकिन चलिए, अब मैंने बच्चों एक बच्चा और बढ़ा दिया। अब जब एक बच्चा और बढ़ा दिया तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, चलो पहले इसको कर लेंगे, चलो इसको पहले कर लेंगे, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ाता जाऊं, तब फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि मैंने कल कौन से बच्चों का अध्ययन किया था, कल मैंने किस तरह के बच्चों का अध्ययन किया था। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में एक ही साथ एक समय पर नहीं रह पाएंगी। तब फिर आप क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन बनाएंगे, वर्गीकरण बनाएंगे। आप क्या करेंगे? एक ग्रुप बना लेंगे, भाई लंबे लड़के जितने हैं उधर चले जाओ, मोटे लड़के उधर चले जाओ, नाटे बच्चे इधर चले आओ, पतले उधर चले जाओ। तरह तरह के आप क्या बना लेंगे? ग्रुप्स बना लेंगे और उसमें उन बच्चों को भर लेंगे। फिर आप उन बच्चों का अध्ययन कर लेंगे। आज मुझे पतले बच्चों का अध्ययन करना है तो सिर्फ आप पतलों का अध्ययन करोगे, मोटों का नहीं करोगे। तो जो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है, इसी प्रकार तत्वों में पड़ी। बच्चों, पहले क्या थे? शुरुआत में 1-2 तत्व आए तो कोई दिक्कत नहीं थी, वैज्ञानिकों को चलो ठीक है 1-2 तत्व आए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तब वैज्ञानिकों को क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। बच्चों, 1800 ईस्वी तक, सन 1800 तक में सिर्फ कितने तत्व ज्ञात हो गए थे? सन 1800 में 31 तत्व की खोज हो चुकी थी। इसके बाद फिर कुछ समय और गुजरा, 1865 तक 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है और आज हम वर्तमान में हैं और इस वर्तमान तक में 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। और इन सारे तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए हम आधुनिक पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। लेकिन ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल बनने से पहले, जिसको मोजले ने बनाया था, इसके बनने से पहले बहुत से और भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजना या विभिन्न प्रकार के मेथड को लगाया था। क्या हुआ था? जब तत्वों की खोज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था? उन तत्वों को उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। किसी को धातु मान लिया, लक्षण देखा तो उसको धातु के कॉलम में, अधातु है तो उसको अधातु के कॉलम में, इस प्रकार तत्वों को वर्गीकृत उन्होंने करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना? तो देखिए, इस प्रकार कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए अपना योगदान दिया था। तो सबसे पहला योगदान बच्चों था प्राउड परिकल्पना
दूसरा था डोबेराइनर का त्रिक नियम। इसके बाद तीसरा था न्यूलैंड का अष्टक नियम। चौथा था लोथर मेयर वक्र। पांचवा था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और छठा था मोज़ले की आवर्त सारणी, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए आज ये मोज़ले की आधुनिक, जिसे हम पढ़ रहे हैं, सबसे बेहतर, सबसे सटीक, सबसे अच्छी आवर्त सारणी यही थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं, इसको बनाने से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपना काम किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल हो गए थे। ठीक है ना। तो उन सारी विफलताओं को जो नीचे बैठा वैज्ञानिक है ना, वो रीड करता रहा कि भैया फला से वो गलती हो गई, उससे वो गलती हो गई। वो सारी गलतियों को देखता गया और जब आखिरी में उसने काम किया तो उसने सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन आवर्त सारणी बनाई। ये तो भैया इन लोगों ने क्या क्या गलती की थी उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्राउड परिकल्पना देखते हैं। बच्चों ये जो प्राउड की परिकल्पना है सन 1815 ईस्वी में आई थी। ठीक है। प्राउड ने क्या कहा था? जब प्राउड आए थे उस समय हाइड्रोजन की खोज हो गई थी। प्राउड ने कहा था कि कोई भी तत्व, चाहे कोई भी तत्व हो, वो तत्व का जो भी भार होगा वो भार हाइड्रोजन के ही भार से मिलकर बना होगा। ये बात प्राउड ने कही थी। तो भैया ताजा इन्होंने तत्वों के बारे में काम करना शुरू किया था, वर्गीकरण करने के बारे में काम किया था। तो अभी सारे वैज्ञानिक डरे सहमे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है भाई हाइड्रोजन का क्रमांक 1, भार 1 है। तो इन्होंने कहा और जो तत्व होंगे जैसे कैल्शियम का भार 40, नाइट्रोजन का भार 14, इसी प्रकार सोडियम का भार 23। तो लोगों को लगा, इन्होंने कहा कि भाई जितने अभी परमाणु होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान हाइड्रोजन के ही द्रव्यमान से मिलकर के बना होगा। अर्थात हाइड्रोजन जब 40 बार मिलेगा तब इसका 40 द्रव्यमान बनेगा। हाइड्रोजन 14 बार मिलेगा तब उसका द्रव्यमान 14 बनेगा। ऐसी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि कोई भी परमाणु जो है उन परमाणु का जो भी द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ही मिलकर के बना है। तो चलिए इन्होंने यहाँ तक बात की। लेकिन जैसे ही एक एलिमेंट्स की खोज हुई जिसका नाम है क्लोरीन, उसका भार होता है 35.5, तो यहाँ पर इनकी थ्योरी फंस गई। भैया आप जानते हैं हाइड्रोजन का भार 1 है, तो ये सब तो जो है पूर्णांक में आ रहा है, पूर्णांक में आना चाहिए, दशमलव रहित है, दशमलव होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलिए 40 तक ठीक था, 23 तक ठीक था, 14 तक ठीक था। बच्चों ये 35 होता तो 35 तक भी ठीक था, लेकिन 0.5 कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई दशमलव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी ये थ्योरी फ्लॉप होती है। और इसी से ये सीख मिलती है कि हर परमाणुओं का अपना खुद का एक द्रव्यमान होता है, जिसे बनाने के लिए किसी अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान भाग नहीं लेते हैं। वो परमाणु का खुद का अपना एक निजी द्रव्यमान होता है। ये थी बच्चों प्राउड की परिकल्पना। ठीक है ना बच्चों। जो मैंने आपको समझाया है इसको आप अपनी हूबहू कॉपी में इसी तरह लिखते रहेंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डोबेराइनर का त्रिक नियम। इसे बोलते हैं डोबेराइनर-स्ट्राइट्स रूल भी बोलते हैं। बच्चों ये जो नियम आया था ये सन 1817 में आया था, सन 1870 में आया था। क्या है ये नियम क्या कहता है? समान गुण वाले तत्वों को, ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, समान गुण वाले तत्व, यानी समान गुण का मतलब है अगर वो धातु है तो धातु ही लेंगे, अधातु है तो अधातु ही लेंगे। समान गुण वाले 3 तत्वों का इन्होंने समूह बनाया, समान गुण वाले 3 तत्वों का इन्होंने समूह बनाया, जिसमें पहले और अंतिम तीसरे तत्वों का
औसत ज्ञात किया, जो भी मान प्राप्त हुआ वो दूसरे या मध्यवर्ती परमाणु का भार प्रदर्शित करता था, वही था डोबेराइनर का त्रिक नियम। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं इसका। जैसे बच्चों लिथियम, ठीक है, लिथियम, इसके बाद लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, चले। तो बच्चों सबसे पहले इन्होंने क्या देख लीजिए, तीन तत्व लिए थे और तीनों तत्व अगर ले रहा है वो तीन तत्व, तो तीनों तत्व की प्रॉपर्टी, गुण समान होने चाहिए। तो देखिए ये सब धातु है बच्चों, ये अधातु है ना, तो समान गुण वाले तीन तत्व लिया। और वो जो समान गुण वाले तत्व हैं वो तत्व अपने बढ़ते हुए द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित होंगे, यानी उनका द्रव्यमान बढ़ते क्रम पर होगा। यानी इससे अधिक इसका, इससे अधिक इसका, यानी लिथियम का 7 होता है, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है। देखिए बढ़ते हुए व्यवस्थित है, इसका 12, इसका 14, इसका 16। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम पे व्यवस्थित है। तो इन्होंने कहा समान गुण वाले तीन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित कीजिए, तब उसमें पहले और अंतिम तीसरे तत्व का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करने पर जो भी मान आएगा वो मध्यवर्ती यानी दूसरे नंबर के परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इन्होंने तीन तत्व ले लिए, बढ़ते हुए क्रम पर ले लिए। लिथियम का भार पहला और तीसरा, लिथियम का भार कितना होता है बच्चों? लिथियम का भार होता है 3 6 7। पोटेशियम का भार होता है 39। औसत निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे बच्चों, ये हो रहा है हमारा 46/2, भाग देंगे तो आएगा 23। ये जो 23 आया है ये मध्यवर्ती परमाणु यानी दूसरे परमाणु का भार प्रदर्शित करेगा। यही था डोबेराइनर का नियम। इसके बाद इस नियम पर देखें, कार्बन, कार्बन का भार होता है 12, इसका होता है 16। तो आप पहले का 12, तीसरे का 16, इसका औसत निकालेंगे तो ये हो गया 28। 28 भागे 2 14, ये 14 नाइट्रोजन का भार प्रदर्शित करेगा। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँ बच्चों कि जितने भी हम लोग ये नियम पढ़ रहे हैं, ये जो साइंटिस्टों ने जितने भी नियम दे रखे हैं, तो पहले जब तक मोजले की आवर्त सारणी नहीं आई थी, उससे पहले तक जितने भी वैज्ञानिक थे वो सभी परमाणुओं को, जो भी परमाणु थे उनका वर्गीकरण किस आधार पर करते थे? उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर करते थे। लेकिन ये जो मोजले की आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर। तो अभी तक ये जितने भी वैज्ञानिक कर रहे हैं सिर्फ परमाणु भार की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर ये व्याख्या कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे पास न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये बच्चों न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये सन 1865 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये वैज्ञानिक बड़े मजेदार बात कही इन्होंने अपने इस नियम को समझाने के लिए संगीत के स्वर का प्रयोग किया। क्या कहा इन्होंने? देखिए मैं लिखता हूं, सा रे गा मा पा धा नी। इसके बाद सा फिर आएगा, सुनेंगे, सा रे गा मा पा धा नी। अब फिर सा आएगा तो बच्चों जो सा मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वो सा इसके समान है, इसी के जैसे दिखेगा, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ये। तो कहने का मतलब बच्चों पहला जो अक्षर है वो 8वें अक्षर के बराबर है। पहला अक्षर जो है वो 8वें अक्षर के बराबर है। इसी तरह इन्होंने अपना नियम प्रदर्शित करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि किन्हीं भी परमाणुओं को जब उनके बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो हर पहला तत्व 8वें तत्व से अपनी समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिस प्रकार संगीत के स्वरों में पहला प्रयोग होने वाला सा अंतिम 8वें सा से समानता रखता है, ये बात इन्होंने कही थी। तो चलिए मैं आपको इसका अब एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे चलिए लिथियम, उसके बाद
देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स इस तरह जाएंगे। आठवां देखेंगे, नीचे लिखेंगे, आठवां नीचे लिखेंगे Li, फिर Be, फिर बी के बाद उधर जाएंगे तो बोरान, बोरान, फिर कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, अभी बच्चों वर्ग 18 के तत्व, अक्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई है। देखिए तो 7 तत्व हो गए, 7 के बाद अब 8वां तत्व। ठीक है, 8वां तत्व इसके ठीक नीचे सोडियम, इसके नीचे Mg, फिर इसके नीचे एल्यूमिनियम, इसके नीचे सिलिकॉन, इसके नीचे फास्फोरस, इसके नीचे सल्फर, इसके नीचे क्लोरीन। तो देखें पहले अभी और आगे भी बनाएंगे। क्या कहा इन्होंने, पहला जो भी तत्व होगा वो 8वें तत्व से समांतर रखेगा। चलिए इसकी तुलना करते हैं, इसको पहला मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये धातु है तो ये भी तो धातु है। चलिए सही है, सही बात है। इसकी तुलना करते हैं, तो अब इसकी तुलना करेंगे तो इसको पहला मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 धातु धातु। इसके बाद इसको तुलना करते हैं, इसको छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं। इसकी भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही होगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। चलिए इसको छोड़ के इसको देख लीजिए। अब इसकी तुलना करनी है, ऑक्सीजन अधातु है। ठीक है, तो अब इससे जो भी नीचे पाया जाने वाला तत्व होगा वो भी अधातु होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी अधातु है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसके नीचे आते हैं, पोटेशियम, फिर कैल्शियम। अब कैल्शियम के बाद जो है स्कैंडियम आता है ना। तो इन्होंने स्कैंडियम का प्रयोग नहीं किया, सीधे कैल्शियम के बाद इन्होंने इसका प्रयोग किया इसके नीचे। तो क्या लिखा इन्होंने, गैलियम। नीचे आ गए। चलिए तो देखिए पहली इनकी थ्योरी विफल कहाँ से हुई कि भाई कैल्शियम के बाद जो कैल्शियम है उसके बाद डी ब्लॉक होता है, स्कैंडियम वाली श्रेणी निकलती है ना। उसकी ट्रिक मैंने बताई थी, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, वो आपको याद होगा। तो कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक की श्रेणी आ जाती है, तो यहाँ पर डी ब्लॉक की श्रेणी का कोई भी व्याख्या नहीं है ना, डायरेक्ट वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात, बाद में वर्ग 18 के तत्वों की भी खोज हो गई। वर्ग 18 में नियान, फिर एआर, इस प्रकार नीचे आते जाएंगे। तो जैसे इनकी खोज हो गई तो ये पूरा नियम डिस्टर्ब हो गया। देखिए आप पहले तत्व की तुलना 8वें से करें तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखिए पहला जो है वो 8वें से समानता नहीं रख रहा है, यहाँ पर इनका नियम भी फ्लॉप हो गया। तो ये धातु है, धातु धनायन बनाती है, इलेक्ट्रॉन देती है, और ये अक्रिय तत्व है, ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है ना। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके बाद बारी आती है बच्चों लोथर मेयर वक्र। तो सबसे पहले मैं लोथर मेयर वक्र के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो लोथर मेयर का वक्र है, ये सबसे पहली बात तो आम आदमी के दिमाग पे जल्दी आता नहीं है। ऐसा इसलिए है, देखिए आज की आधुनिक आवर्त सारणी तो आप किसी के सामने, पढ़े लिखे आदमी के सामने रख दोगे तो वो देख के बता देगा ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, नीचे एफ ब्लॉक है। वो देख के बता देगा ये क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, पी ब्लॉक में अधातु है, कहाँ पर उपधातु, सब उसमें सिंबॉलिक दर्शाया जाता है। तो उसको कोई भी आदमी देख के आसानी से बता सकता है। ठीक है ना। लेकिन जो लोथर मेयर का वक्र था, लोथर मेयर का वक्र सिर्फ और सिर्फ जो साइंटिफिक रिलेशन रख रहा है, साइंस से रिलेशन रख रहा है जो बच्चा या जो साइंटिस्ट होगा, वही लोथर मेयर वक्र पढ़ सकता है, बाकी और कुछ नहीं। और हाँ, ये सारी थ्योरियां भले ही फ्लॉप थी, लेकिन लोथर मेयर का वक्र जो था वो सक्सेस था। ठीक है ना। लेकिन ये जटिल था, क्लिष्ट था, सब लोग समझ नहीं सकते थे। ये जो वक्र आया था बच्चों, ये 1869 ईस्वी में आया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परमाणुओं के बढ़ते हुए द्रव्यमान तथा बढ़ते हुए परमाणु के बढ़ते हुए आयतन के मध्य एक वक्र खींचा, उसे ही लोथर मेयर वक्र कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए किसके किसके बीच में खींचा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर की ओर जाएंगे
तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा, परमाणु द्रव्यमान इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो देखिए अभी मैं कह रहा हूं मेरा द्रव्यमान का मतलब उसका भार, मान लीजिए अभी इतना छोटा है, इतना छोटा है, आगे जाएंगे तो द्रव्यमान और बढ़ेगा, बड़ा होगा साइज। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होगा तो उसका आयतन भी तो बढ़ेगा, तो आयतन के लिए ऊपर है। तो अगर छोटा सा देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है और दूसरे परमाणु का द्रव्यमान और बढ़ गया है, तो वो द्रव्यमान बढ़ा है तो वो कुछ ऐसा होगा, तो अगला परमाणु कोई होगा तो उसका द्रव्यमान और बड़ा होगा तो वो कुछ ऐसा होगा। तो देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, ये यहाँ की ओर है, ये यहाँ की ओर है, ये यहाँ की ओर है, तो आयतन में वृद्धि हो रही है, परमाणु स्थान ज्यादा गिर रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, परमाणु का आयतन, ऊपर जाने पर परमाणु का आयतन बढ़ेगा। तो देखिए इन्होंने किस तरह बताया था, ये देख रहे हैं, ये जो तरंग जैसी संरचना है आगे जाके बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही ना। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि देखिए मान लीजिए कोई परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो वो यहाँ तक क्या इसका स्थान घिर रहा है, और बड़ा हो गया तो यहाँ, और बड़ा हो गया तो यहाँ, 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 यानी कि जितना परमाणु का द्रव्यमान बढ़ेगा उतना वो स्थान ज्यादा घिरेगा, ठीक है। तो इस लोथर मेयर ने कहा था, विभिन्न वैज्ञानिकों ने कहा था, ये जो टॉप है, ये टॉप, इस टॉप पर जहाँ जहाँ टॉप है, जहाँ जहाँ टॉप है, यहाँ यहाँ क्षारीय धातु पाई जाएगी। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आगे, ठीक है ना। उसके बाद जहाँ जहाँ क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु से नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे उतरेंगे, ये यहाँ नीचे उतरेंगे, यहाँ यानी ढाल पर, ये यहाँ पर होंगी क्षारीय मृदा धातु, जैसे बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इस प्रकार, ठीक है, ये Be है। इसी प्रकार इन्होंने ये कहा कि ये तो ढाल हो गया, अब जैसे चढ़ाई, ऊपर चढ़ने वाला भाग, ये यहाँ से ये ऊपर चढ़ा, ये यहाँ से ऊपर चढ़ा, ये ऊपर जब चढ़ने का ये मिड पॉइंट, ये ऊपर चढ़ा, ये ऊपर चढ़ा, ये मिड पॉइंट बीच वाला, ये चढ़ा, ये, तो जहाँ जहाँ ये बीच वाले मिड पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ यहाँ हैलोजन, तो ये है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन, इस तरह, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये था बच्चों लोथर मेयर का वक्र। तो इस प्रकार आप इसका वक्र बना सकते हैं। इसका जो वक्र होता है एक्चुअली बहुत ही कठिन होता है, ठीक है ना। तो इसका जो वक्र है बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है। देखिए साइड पर आपको एक बड़ी सी इमेज दिख रही है लोथर मेयर की, इस पर आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा घुमाव है और ज़्यादातर हर जगह पॉइंट पॉइंट पर क्या दिया है, परमाणु दर्शाई गई है, ठीक है ना। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि जगह जगह पर परमाणु दर्शाया, बहुत ही क्लिष्ट है। लेकिन मैंने जो आपको समझाया ये वाला, इसकी इमेज देखिए बुक में कैसी दिख रही है, ये देखिए अब इसको हूबहू वही है जो मैंने बताया। तो आप अपने इस थ्योरी को बताने के लिए मेरे ही द्वारा बताए गए इस एग्जाम्पल का प्रयोग करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्लिष्ट बातें नहीं करनी है। आपको जो आज पढ़ना है सिर्फ मोजले की ही आधुनिक आवर्त सारणी पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने इन 4 बातों को कवर कर लिया है बच्चों। अब ये 2 बातें जो बची हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोजले की आवर्त सारणी, ये लंबा पार्ट है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके, एक बार इसको एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।